आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा जम्मू कश्मीर में मतदाताओं के जज्बे की भी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। युवा मतदाता और बुजुर्ग की बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पहुंचे। इस मौके पर वहां सुरक्षा बल के जवानों ने भी बुजुर्गों की मदद की ताकि वो आसानी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोट डाले गए। इसी के साथ ही वहां मतदान का काम पूरा हो गया। चुनाव आयोग ने सिलेक्शन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। जम्मू कश्मीर में अब 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। नेपाल से बिहार में आई बाढ़ के बीच राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया। सीएम नीतीश कुमार ने खुद बाढ़ का हवाई सर्वे किया तो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी सहरसा में नाव से हालात का जायजा लेते दिखाई दिए। साथ ही उन्होंने लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। उधर सीतामढ़ी समेत कई जगहों पर वायुसेना और दूसरी एजेंसियों की ओर से जरूरतमंदों के लिए खाने के पैकेट भी गिराए गए। प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का अभियान भी जारी है। इस बीच बेजुबानों की मदद भी की जा रही है। पश्चिमी चंपारण के रामनगर में बाढ़ के दलदल में फंसे एक सांड को रेस्क्यू कर लिया गया। इसके लिए वहां प्रशासन ने करीब 5 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर झाड़ू लगाते नजर आए। दरअसल सरकार गांधी जी की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक स्वच्छता की सेवा अभियान चला रही है। ऐसे में उन्होंने राजभवन के कर्मचारियों के स्टाफ क्वार्टर में ये सफाई अभियान चलाया और इसे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने की सलाह दी। चेन्नई के आसमान में वायुसेना के कई विमानों ने शानदार करतब दिखाए। दरअसल वहां के मरीना बीच पर 6 अक्टूबर से एयर शो का आयोजन हो रहा है जिसके लिए रिहर्सल भी जारी है। इस एयर शो के दौरान वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ भी मनाएगी। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी की सड़कों पर एक साथ 85 सुपर कारों का काफिला नजर आया। दरअसल ये सब लैम्बोर्गिनी गिरोह इवेंट का हिस्सा थे। इस इवेंट की शुरुआत 26 सितंबर को दिल्ली से हुई थी जिसके बाद ये कारें देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और दूसरे इलाकों से होकर भी गुजरी। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस इवेंट का लुत्फ उठाया। इस आयोजन का मकसद पहाड़ों में पर्यटन को बढ़ावा देना भी रहा। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बिग वेडिंग सीजन में देश की अर्थव्यवस्था को लगने वाले पंख से जुड़ी हुई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। इसके बाद शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा और शादी का ये सीजन 16 दिसंबर 2024 तक चलेगा। इस दौरान देश भर में करीब 48 लाख शादियां होंगी और इन शादियों के दौरान जो खरीदारी होगी, जो कारोबार होगा, वो करीब 6 लाख करोड़ रुपए का होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अनुमान जताया जा रहा है। लिहाजा इससे सिर्फ बाजार ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी नया जोश मिलेगा। ऐसे में जरूरी है कि वेड इन इंडिया को खुद सफल बनाए और दूसरों को भी जुड़ने के लिए हॉर्न बजाए। दिल खोलकर खर्च करता है क्योंकि ये जिंदगी का सबसे बड़ा इवेंट होता है और खास बात है कि ये इवेंट देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण बन गया है। और इस बार तो देश में बिग वेडिंग सीजन से भारतीय अर्थव्यवस्था को पंख लग जाएंगे। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट का दावा है इस वर्ष मात्र 60 दिनों में यानी नवंबर दिसंबर में 48 लाख शादियां होने की उम्मीद है, जिसके चलते व्यापारियों और दुकानदारों ने शादी में इस्तेमाल होने वाले सामानों की मांग को पूरा करने की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। अपने कपड़ों की बात करें तो एक अच्छी आउटफिट आराम से 20,000 की आ जाती है। तो घर में 4 लोग हैं तो उस हिसाब से यू कैन इमेजिन कितना होगा। बट दैट हैपेंस, अगर घर की शादी है तो 2-3 आउटफिट्स चाहिए। वैसे भी बजट्स तो लोगों के शादियों के बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देयर इज नो लुकिंग बैक। हर कोई ज्यादा ही ज्यादा स्पेंड करने लगा है शादियों पर, चाहे कितना ही लोग कहें कि मिनिमलिज्म होना चाहिए और कम खर्चे होने चाहिए, पर हर एक की शादी पर तो काफी कुछ खर्चा होता ही है। कपड़ों पे तो अगर मैं शादी के सारे फंक्शन के कपड़े लूँ तो 2-2.5 लाख पार है और अगर ज्वेलरी लूँ तो फिर वो तो 50 के लगभग हो जाएंगे। 21-25 जोड़ी बहू को चाहिए, देने लेने को चाहिए और सब कुछ लेंगे। बजट कितना रखा आपने? बजट तो जितना मर्जी लगा दो भैया, बजट का कोई बना है। जब शादी में जब हुआ होवे ना खुशी
कितने भी आदमी लगा देते, बजट से ऊपर भी। वो ट्रेंडिंग चीजें जो मार्केट में हमें मिल रही हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। ज्वेलरीज में काफी अच्छा खर्चा होता है, वो तो नो डाउट। आजकल हम जानते हैं कि गोल्ड के कितना प्राइस कहाँ 70+ हो गया है। इस मौसम में देश की इकोनॉमी को जबरदस्त बूस्ट मिलने की उम्मीद है और जो अनुमानित आंकड़ा सामने आया है वो पिछले साल के मुकाबले करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है, जिसमें से सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली से 1/4 कारोबार होने की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार शादियों के मौसम में इकोनॉमी को करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बूस्ट मिलने की उम्मीद है, जिसमें 1/4 कारोबार सिर्फ दिल्ली में ही होगा। भारत वैसे भी उत्सव और जश्न का देश माना जाता है और शादी एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसमें हर कोई अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करता है। ये रिपोर्ट भले ही कहती हो कि इस वेडिंग सीजन लगभग 6 लाख करोड़ का बिजनेस होने वाला है, लेकिन उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा की हैं। उम्मीदें ये भी हैं कि महंगाई के मार से सुस्त पड़े कई बिजनेस को इस वेडिंग सीजन में नई सांसें मिलने वाली हैं। कैट की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में होने वाली 48 लाख शादियों से 5.9 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। खास बात तो यह है कि राजधानी दिल्ली में ही 4.5 लाख शादियां होने के आसार हैं, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। वहीं रिटेल सेक्टर को शादियों के मौसम में सबसे अधिक फायदा होने की उम्मीद है और खास बात यह है कि इसमें भारतीय उत्पाद विदेशी वस्तुओं पर भारी पड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के नारे को मजबूती मिल रही है। विदेशी सामान के मुकाबले भारतीय उत्पादों की मांग में भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष शादी का सीजन पिछले वर्ष के आंकड़ों को पीछे छोड़ने वाला है। पिछले साल 35 लाख शादियों से 4.25 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, लेकिन इस साल विवाह के शुभ दिनों की संख्या बढ़ने से शादियों की संख्या के साथ कारोबार बढ़ना भी तय है। 2023 में जहां 11 दिन शुभ तिथियों में शुमार थे, तो वहीं इस साल इनकी संख्या बढ़कर 18 हो गई है। मोस्टली कस्टमर जो है आजकल सोचता है कि शादी से पहले 15-20 दिन पहले खरीदे, तो जनरली यही पोजीशन है। आप मार्केट देख रहे हैं, सारा मार्केट खाली है, बाजार खाली है। अभी तक जो आज के डेट का आइडिया है ना, आज की डेट में बताऊं तो इस टाइम तो श्राद्ध चल रहे हैं, तो कस्टमर थोड़ा कम ही आ रहे हैं, मगर जो देख के जा रहे हैं फिर हम बाद में परचेसिंग करेंगे श्राद्ध के बाद, तो फिर वो वापस आएंगे कस्टमर। तो टर्नओवर अच्छा रहने का उम्मीद है। ज़्यादा शादी होंगी तो ज़्यादा कस्टमर आएगा, ज़्यादा परचेसिंग होगी, तो उसका बेनिफिट तो रहता ही है। कैट की वेद और आध्यात्मिक समिति के संयोजक आचार्य दुर्गेश तारे के मुताबिक इस वर्ष 12 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाली शादी के सीजन में कई शुभ तिथियां शामिल हैं, जिससे इस दौरान होने वाली शादियों में खर्च को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। शादी का ये सीजन देवउठनी एकादशी से शुरू हो रहा है, जिसमें नवंबर और दिसंबर महीने की तिथियां शामिल हैं। नवंबर में शुभ तिथियां 12, 13, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 28 और 29 हैं, जबकि दिसंबर में 4, 5, 9, 10, 11, 14, 15 और 16 हैं। इसके बाद विवाह कार्यक्रम लगभग 1 महीने तक रुक जाएंगे और जनवरी 2025 के मध्य से मार्च तक फिर शुरू होंगे। जैसा कि हमारे पंचांगों में विदित है कि 22 नवंबर से पहला विवाह लग्न है, 22 के बाद 23 नवंबर है, 24 नवंबर है, 28 नवंबर है, उसके बाद 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, फिर 9 दिसंबर, 7 दिसंबर, 14 दिसंबर, इन सभी दिनों में शुभ लग्न है और दिन रात जब भी आप चाहें आप विवाह कर सकते हैं इस लग्न में। उसके पश्चात धनु राशि पे सूर्य के जाने के बाद जब मकर राशि में 14 जनवरी को सूर्य आएंगे तो फिर विवाह का मुहूर्त उत्पन्न होंगे, जिसमें कि हम लोग जनवरी महीने में 20, 21, 19, 26, 28 जनवरी और फरवरी में भी 3, 4, 7, 8 फरवरी, फिर मार्च में भी विवाह के लग्न बहुत हैं। कैट के राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली के चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि उपभोक्ता भारतीय उत्पादों को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को पुख्ता करता है।
भारतीय उत्पादों ने बाजार में गहरी पैठ बना ली है और उनकी मांग में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये देश में भारतीय उत्पादों के उज्जवल भविष्य का संकेत देता है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने भी बिग वेडिंग सीजन में शादी में होने वाले खर्च के बारे में बताया है। दस लाख शादियां ऐसी होंगी जिनमें प्रति शादी 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। 10 लाख शादियां जिनमें प्रति शादी 6 लाख रुपए का खर्च आएगा। 10 लाख शादियां जिनमें प्रति शादी 10 लाख रुपए का खर्च आएगा। 10 लाख शादियां जिनमें प्रति शादी 15 लाख रुपए का खर्च आएगा और 7 लाख शादियां जिनमें प्रति शादी 25 लाख रुपए का खर्च आएगा और 50,000 शादियां जिनमें प्रति शादी 50 लाख रुपए का खर्च आएगा और 50,000 शादियां जिनमें प्रति शादी 1 करोड़ या उससे ज्यादा का खर्च आएगा। इंडियन वेडिंग मार्केट की कमाई और इससे पैदा होने वाली रोजगार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी ने वेड इन इंडिया का आह्वान किया था। इसमें प्रधानमंत्री ने लोगों से देश के अंदर डेस्टिनेशन वेडिंग बनाने को कहा था। दरअसल कई अमीर भारतीय डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश का रुख करते हैं। ऐसे में जरूरी है कि वेड इन इंडिया को खुद सफल बनाएं और दूसरों को भी जोड़ने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हरियाणा कांग्रेस ने राम रहीम की पैरोल का किया विरोध, तो बुधवार रात लगेगा सूर्य ग्रहण, लेकिन भारत में नहीं दिखेगा सूर्य ग्रहण। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का एक और बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल अब उन्होंने 1 मिनट में मंत्री पद को लात मारने की बात कह दी। वो पटना के एसके मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान चिराग ने कहा कि वो चाहे किसी भी गठबंधन में रहें, किसी भी मंत्री पद पर रहें, जिस दिन उन्हें लगेगा कि संविधान और आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसी समय वो मंत्री पद को लात मार देंगे। इसके लिए उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की तरह मंत्री पद छोड़ने का उदाहरण दिया। वाइस एडमिरल आरती सरीन को आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज का महानिदेशक बनाया गया। वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गईं। आरती सरीन साल 1985 में सेना से जुड़ी थी। वाइस एडमिरल आरती सरीन ने तीनों सेनाओं में काम किया है। वो थल सेना में लेफ्टिनेंट से कैप्टन तक रही, जबकि नौसेना में उन्होंने सर्जन लेफ्टिनेंट से सर्जन वाइस एडमिरल तक का सफर तय किया, जबकि वायुसेना में उन्हें एयर मार्शल के रूप में काम करने का अनुभव है। प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के पलवल में एक चुनावी रैली की। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से इशारों में रॉबर्ट वाड्रा के बहाने गांधी परिवार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा का आज दूसरा दिन रहा। इस दौरान बहादुरगढ़ से गोहाना तक ये यात्रा निकाली गई। वहीं अपनी सभा के दौरान राहुल ने बीजेपी को निशाने पर लिया और उस पर खोखले वादे करने का आरोप लगाया। नए एयर चीफ मार्शल AP सिंह का भावनात्मक वीडियो सामने आया। दरअसल उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि दी और फिर अपनी मां पुष्पवंत कौर के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लिया। इस तरह उन्होंने अपनी नई और बड़ी जिम्मेदारी की शुरुआत की। एक दिन पहले नए एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने अपना कार्यभार संभाला था। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई। दरअसल कोर्ट ने उनकी 20 दिन की पैरोल को मंजूर कर लिया। चुनाव आयोग ने हरियाणा से जाने और चुनाव प्रचार पर रोक की शर्त के साथ पैरोल दी। फिलहाल राम रहीम हरियाणा के बजाय यूपी में बागपत के आश्रम में रहेगा। हालांकि हरियाणा कांग्रेस ने पैरोल का विरोध किया है और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर इसे रद्द करने की मांग की। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में कई मतदाताओं को प्रभावित करने के मकसद से राम रहीम को पैरोल मिली। देश में मनमाने तरीके से बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया। अदालत ने साफ किया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में अदालत के निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय के हों। हालांकि सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ नियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। वाराणसी में साईं बाबा की मूर्तियों को लेकर विवाद बढ़ गया। दरअसल केंद्रीय ब्राह्मण सभा के विरोध के बाद काशी के मंदिरों से साईं बाबा की कई मूर्तियां हटा ली गईं। हालांकि कुछ लोग ब्राह्मण सभा के इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं।
खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। अपनी मांगों को लेकर लद्दाख से दिल्ली के लिए निकले सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत 150 कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वांगचुक को हिरासत में लेने वाली पुलिस ने बताया कि दिल्ली की सीमाओं पर धारा 163 लागू है, जिसकी वजह से 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। लेकिन वांगचुक को हिरासत में लिए जाने के बाद सियासत गरमा गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को वांगचुक से नहीं मिलने दिया गया। उन्होंने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर बरसते हुए कहा कि हरियाणा चुनाव के बीच रेप के दोषी राम रहीम को पैरोल दिया गया और सोशल एक्टिविस्ट वांगचुक को हिरासत में लिया गया। इससे साफ है कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है। नमस्कार और सत श्री अकाल। तो पंजाब लगभग बराबर है ऑस्ट्रेलिया के। हम जा रहे हैं दिल्ली। पवित्रता का संदेश देते हुए खामोशी से, फिर एक बार कह रहा हूं, खामोशी से हम चलेंगे दिल्ली के सड़कों पर। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियां हमें एस्कॉर्ट कर दी थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं, अरेस्ट। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें लेह की हैं। प्रदर्शनकारी दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कल रात दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक समेत लद्दाख के करीब 150 लोगों को हिरासत में ले लिया। वांगचुक अपनी 700 किलोमीटर लंबी दिल्ली चलो पदयात्रा करते हुए दिल्ली में प्रवेश कर रहे थे। उन्होंने महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट जाने का ऐलान किया था, लेकिन दिल्ली के बवाना में पुलिस ने उन्हें डिटेन कर लिया। दिल्ली पुलिस की हिरासत में लिए जाने पर खुद वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली बॉर्डर पर 150 पदयात्रियों के साथ मुझे हिरासत में लिया जा रहा है। इसके लिए 100 पुलिस वाले हैं। कुछ का कहना है कि ये 1000 हैं। पदयात्रियों में 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी हैं। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही कुछ दर्जन सेना से रिटायर्ड लोग भी हैं। आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में बापू की समाधि तक सबसे शांतिपूर्ण मार्च पर थे। वांगचुक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे थे। इसको लेकर सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था। पुलिस के मुताबिक दिल्ली में धारा 163 लागू है। बावजूद इसके सभी लोग दिल्ली की सीमाओं में एक साथ प्रवेश कर रहे थे। वहीं वांगचुक को दिल्ली की सीमा पर हिरासत में लिए जाने के बाद सियासत गर्मा गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी वांगचुक से मिलने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। इस पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार जोर जबरदस्ती पर उतर आई है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगा डाला। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सोनम वांगचुक जी और लद्दाख के लोग जो कल 2 अक्टूबर को बापू की समाधि पे दर्शन करने जा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ना सिर्फ इतना, हालांकि पुलिस ने पुलिस स्टेशन में मेरी एंट्री करवाई, उन्होंने मुझे सोनम वांगचुक जी से मिलने नहीं दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही है। हम सोनम वांगचुक जी का पूरा समर्थन करते हैं। लद्दाख में एलजी राज खत्म होना चाहिए और उसी तरह दिल्ली में भी ये एलजी राज खत्म होना चाहिए। दुख की बात है कि डेमोक्रेसी में अगर किसी सरकार ने कोई वादे किए हैं और उन मांग को लेकर शांतिपूर्वक मार्च आज इस देश में नहीं किया जा सकता, तो डेमोक्रेसी का ये ऑल टाइम लो मैं इसको मानता हूँ। कहीं ना कहीं ये लगातार देखने में आया है कि डेमोक्रेसी में अपनी शांतिपूर्ण आवाज को भी मोदी सरकार द्वारा लगातार दबाया जा रहा है। और उसी क्रम में सोनम जी को कल रात गिरफ्तार किया गया है, जबकि वो लेह लद्दाख से पैदल चलकर बहुत शांति रूप धारण करके वो यहाँ तक पहुँचे थे। वांगचुक को हिरासत में ले जाने पर राहुल गांधी ने भी बीजेपी को घेरने की कोशिश की,
उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पर्यावरण और संवैधानिक अधिकार की मांग के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे सोनम वांगचुक और सैकड़ों लद्दाखियों की हिरासत अस्वीकार्य है। लद्दाख के भविष्य के लिए आवाज उठाने वाले बुजुर्ग नागरिकों को दिल्ली की सीमा पर क्यों हिरासत में लिया जा रहा है? मोदी जी, किसानों की तरह ये चक्रव्यूह भी टूटेगा। आपको लद्दाख की आवाज सुननी होगी। विपक्ष ने सोनम वांगचुक को हिरासत में लिए जाने को सीधा राम रहीम की पैरोल से जोड़ दिया। आरोप लगाए कि सरकार सुविधानुसार कानून और नियम का पालन करती है। जाहिर सी बात है, वो आवाज राजधानी में ही आकर उठाएगा। उनके लिए आपने ताले लगा दिए, राजघाट पर ताले लगा देंगे आप? राजघाट तो लोगों की जगह है, वो तो एक तीर्थ स्थान है तमाम उन लोगों के लिए जो संविधान को अपना भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। उनको आप राजघाट में नहीं जाने देंगे। ये पाप है, अपराध नहीं है, ये पाप है जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने कल रात को किया। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठा रहा है, चुनाव के मद्देनजर। विपक्ष सवाल उठा रहा है तो नियमों को तब्दील करवा दे। वांगचुक लद्दाख को पूर्ण राज्य और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर दिल्ली के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) है। इन दोनों अनुच्छेदों के तहत खास प्रावधान है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय इलाकों के प्रशासन के बारे में व्यवस्था है। आरोप है कि संवैधानिक सुरक्षा न मिलने से यहाँ की जमीन, रोजगार, पर्यावरण की सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान सब पर असुरक्षा की भावना घर कर गई है। यही वजह है कि 2019 में तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर में संवैधानिक बदलाव के बाद से क्षेत्र के प्रतिनिधि लगातार केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच सेंसेक्स 33 अंक फिसलकर 84,266 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 14 अंक लुढ़का, ये 25,797 पर पहुंचा। लगातार तेजी के बाद मंगलवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 200 रुपए लुढ़का। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 78,100 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतें स्थिर हैं, यानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 92,500 रुपए है। BMW ने भारत में नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया। इसका नाम BMW CE 02 रखा गया है। इसका लुक और डिजाइन बिल्कुल नया और बेहद शानदार है और इसकी खासियत ये है कि यह स्कूटर महज 3 सेकंड में 0 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। शानदार डिजाइन के साथ लॉन्च इस स्कूटर की शुरुआती कीमत करीब 4.5 लाख रुपए है। कंपनी के मुताबिक ये इलेक्ट्रिक स्कूटर शहरी माहौल और नई पीढ़ी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कार प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है, महिंद्रा थार रॉक्स में अब ब्राउन इंटीरियर का भी ऑप्शन मिल रहा है। यानी अब तक जो लोग महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने की सोच रहे थे लेकिन उन्हें आइवरी रंग का इंटीरियर पसंद नहीं आ रहा था, उनके लिए अब एक और मौका है। अब वो इस कार को नए मोचा ब्राउन इंटीरियर के साथ खरीद सकेंगे। इसकी कीमत आइवरी इंटीरियर के जितनी ही है, तो जो लोग इस कार को खरीदने की सोच रहे हैं वो 3 अक्टूबर से इस ऑप्शन का फायदा उठा सकते हैं और कार की बुकिंग करते समय आइवरी और मोचा इंटीरियर का विकल्प चुन सकते हैं। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी आईटी सेक्टर में फ्रेशर्स के लिए आई खुशखबरी की। इकोनॉमिक टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार देश के आईटी सेक्टर में इस साल मजबूती देखने को मिल रही है। इसका बड़ा फायदा फ्रेशर्स को मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले साल की तुलना में आईटी सर्विस सेक्टर में फ्रेशर्स हायरिंग में इस साल करीब 100% की बढ़ोतरी हो सकती है। आंकड़ों के मुताबिक आईटी सेक्टर में वित्त वर्ष 2024-25 में 1,50,000 से ज्यादा फ्रेशर को जॉब मिलने के आसार हैं। दरअसल आईटी सेक्टर में मजबूती आने की बड़ी वजह बीएफएसआई यानी कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस और इंश्योरेंस सेगमेंट के बिजनेस में बढ़ोतरी है। बीएफएसआई सेगमेंट से जुड़ा बिजनेस आईटी सेक्टर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी सेगमेंट से आईटी कंपनियों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए कंपनियां अब अपना स्टाफ बढ़ाने में जुटी।
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 के बाद पिछले वित्त वर्ष में आईटी सेक्टर में सबसे कम फ्रेशर्स रखे गए थे। हालांकि इस साल इसमें बड़ी बढ़ोतरी देखने के आसार हैं, जो कि पिछले साल के लगभग 60,000 हायरिंग से दोगुना से भी ज्यादा होगी। अनुमान है कि इस साल अब तक आईटी सर्विस कंपनियों में 1,50,000 से 1,70,000 तक फ्रेशर्स रखे जा चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एसेंचर में दूसरी तिमाही में 24,000 नए लोग जुड़े, जो कि पिछली 10 तिमाही में सबसे ज्यादा है। वहीं इन्फोसिस की तरफ से ऐसे 1,000 इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को कंपनी से जुड़ने के लिए ईमेल भेजे गए हैं, जो 2 साल से प्लेसमेंट का इंतजार कर रहे थे। यही नहीं, इन्फोसिस और विप्रो ने 1 साल के गैप के बाद फिर से कैंपस हायरिंग की घोषणा की है। टीसीएस ने भी कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी 40,000 फ्रेशर्स को जॉब देगी। कुल मिलाकर एचसीएल समेत आईटी सेक्टर की 4 दिग्गज कंपनियों ने लगभग 82,000 फ्रेशर्स को जॉब पर रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 4 आईटी कंपनियों ने इस साल जुलाई और अगस्त में कम से कम 33 सौदे किए हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए नए टैलेंट की जरूरत पड़ेगी। जाहिर है, आईटी सेक्टर के मजबूती पकड़ने का सीधा फायदा फ्रेशर्स को मिलता है, दिख रहा है। और इस मुद्दे पर हमने कुछ युवाओं से बात की और उनकी राय जानी। आइडिया में बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारा भी प्लेसमेंट सीजन आने वाला है अभी, तो कि मार्केट अभी वापस ब्लूम हो रहा है, काफी अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि अभी प्लेसमेंट हमारे दिसंबर में शुरू होने वाले हैं। जो भी आईटी आती है ये सब लेके आती है, अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट लग जाए, तो हमारा भी यही रहा है शुरुआत से, और तैयारी उसी की चल रही है। मैं सोचता हूँ कि ये अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी क्या कहते हैं आईआईटी में बहुत लोग हैं और अब मार्केट इतना बड़ा हो गया है, देयर माइट बी नीडिंग की स्किल्ड लोग चाहिए होंगे ज़्यादा काम करने के लिए, और ताकि लोग जल्दी से जल्दी थोड़ा कम मेहनत में ज़्यादा काम कर सके। ये स्किल दिखाने के लिए आई गेस जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, तो बढ़िया ही है सबके लिए। थोड़ी चीज़ तो हमारे अंदर, हम सबके अंदर कंफ्यूजन है कि क्या कहते हैं प्लेसमेंट में कितनी कंपनी आएंगी, कितने बंदों के लिए जाएंगी, कैसे टाइप का प्रोसीजर होगा कि किस टाइप सिलेक्ट करेंगे, किस टाइप नहीं करेंगी। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा आईटी सेक्टर में जॉब इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि जब 2019 एंट्री के प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे, तो जब उनका प्लेसमेंट हो रहा था 2022 में, तो 2022 में से जो टॉप आईटी फर्म्स थे उन्होंने ऑन प्लेसमेंट ऐसे वगैरह दिसंबर में बस 1, 2 या 3 ही ऑफर्स दिए थे। बट जब पिछले साल 2020 एंट्री के बच्चे बैठे थे, तो दिसंबर 2023 में उन्होंने ऐसे 18 से 20 ऑफर दिए थे, ऐसे मतलब एकदम 1-2 से 18-20 पे जंप हुआ था। तो इस साल भी हम थोड़ा इवन 20-25 से 30 भी नहीं है, बट 25-30 वगैरह ऐसे गए नंबर्स, तो भी एक अच्छा खासा इंक्रीज माना जा सकता है। एंड डे बाय डे अभी प्लेसमेंट के टेस्ट भी हो रहे हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं कि थोड़ा कंपनीज रजिस्ट्रेशन भी थोड़ा बढ़ रहा है। तो हाँ, बाकी तो दिसंबर में पता चल ही जाएगा। एज IITian हम जब सोचते हैं तो फर्स्ट चीज़ कभी भी मन में वही आती है कि मतलब प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि बाद में आके पता चलता है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो बाद में प्लेसमेंट्स में लीड करता है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर डबल होने वाली है तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित करता है आने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि आपको जैसे देखोगे आप बच्चों में तो सबका एक ही मोटिवेशन होता है कि प्लेसमेंट्स लेना है। बहुत अच्छी बात है ये तो, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है तो अच्छी वो एम्प्लॉयमेंट होगी हमारे लिए, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। दिस इज वेरी गुड। ट्राई के नए नियम लागू, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चलें डिजिटल गली। गूगल का बड़ा इवेंट गुरुवार को होगा। इसका ऐलान कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए दिया। इस इवेंट का नाम गूगल फॉर इंडिया रखा गया है। ये इवेंट 3 अक्टूबर को होने जा रहा है। चर्चा है कि इस इवेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अहम ऐलान हो सकते हैं। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया नियम 1 अक्टूबर यानी आज से लागू हो गया। दरअसल मोबाइल कंपनियों को SMS में वो लिंक या URL ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए थे जो व्हाइट लिस्ट में शामिल नहीं है। इसके जरिए लोगों को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सैमसंग के नए स्मार्टफोन गैलेक्सी S24 FE की बिक्री बुधवार से शुरू होगी। इसे पिछले हफ्ते लॉन्च किया गया था। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई फीचर मिलेंगे। साथ ही इस स्मार्टफोन में 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 60,000 रुपए रखी गई है। ये स्मार्टफोन 3 रंगों में मिलेगा। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। प्रगति मार्ग में आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात के मेहसाणा, जहां एक गांव में ज्यादा आबादी बुजुर्गों की है। युवा या तो शहरों में बस गए हैं या फिर विदेश चले गए। ऐसे में यहाँ अकेले रह रहे बुजुर्गों की खाने पीने की समस्याओं के लिए कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है, जहाँ गांव के सभी बुजुर्ग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं।
सुख दुख साझा करते हैं, गांव की समस्याएं सुलझाते हैं और महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। उम्र का एक ऐसा पड़ाव जहाँ किसी के साथ की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। शरीर साथ नहीं देता, अकेलापन खलता है, तब परिवार की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। लेकिन दौड़ती भागती जिंदगी की रफ्तार ऐसी कि अक्सर अपनों का साथ छूट जाता है। ये उन्हीं छूटे हुए लोगों में से कुछ लोग हैं जो अकेलेपन से जंग जीतने की कोशिश में साथ साथ चल रहे हैं। तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा से करीब 50 किलोमीटर दूर चंदन की गांव की है, जहां माटी के मोह में गांव में अकेले छूट गए बुजुर्ग एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। महज 1000 की आबादी वाले इस गांव के ज्यादातर युवा शहरों में बस गए हैं या फिर विदेश चले गए हैं। ऐसे में पीछे छूट गए उनके माता पिता के सामने समस्या थी, खाना कैसे बनेगा, घर के काम कैसे होंगे और सबसे बड़ी बात, अकेलापन कैसे कटेगा। ऐसे में यहाँ के बुजुर्गों ने ही मिलकर एक उपाय ढूंढा, कम्युनिटी किचन का, जो सबकी मदद से सबके लिए चलता है। रसोईया यहाँ 24 घंटे उपलब्ध रहता है। यहाँ रोजाना खाना खाने वाले स्थायी सदस्य 2000 रुपए की मदद हर महीने देते हैं। बाकी लोग 40 रुपए की प्लेट के हिसाब से खाना खा सकते हैं। 10-12 साल पहले हमको इतना आइडिया आया कि गांव में जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इधर काम करने वाले कोई मिलते नहीं है, सफाई करने वाले नहीं मिलते। तो हम क्या करते हैं कि जो परमानेंट जो इधर खाते हैं उनके पास से 2000 हर महीने लेते हैं और कोई दिन आते हैं जो उनको 80 रुपया और 40 रुपया शाम का वो चार्ज लेते हैं। बाकी का जो पैसा डेफिसिट होती है वो हम लोग ही दे देते हैं। इस कम्युनिटी किचन में गांव के लगभग सभी बुजुर्ग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जो आ पाने में असमर्थ हैं, उनके घर टिफिन पहुंच जाता है। ये लोग न सिर्फ एक परिवार की तरह बैठकर खाना खाते हैं, बल्कि एक दूसरे से सुख दुख भी साझा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मन बहलाने के लिए साथ बैठकर महिलाएं भजन कीर्तन करती हैं। कुल मिलाकर सब खुश हैं। तो बेटा एक कहाँ पे? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद रहता है तो आप उनके साथ रहना नहीं पसंद करते हैं ना पसंद, पर वो तो धंधा करते हैं, नौकरी करते हैं, ये खेती बाड़ी ये सब बस हमारा ख्याल रखना पड़े ना। ये जो कम्युनिटी किचन है, हाँ, इसमें कितने सालों से आप खाना खा रहे हैं? 10 साल से होता है, पर हम तो 8 साल से खाते हैं। फिर हम घर पे खाते थे, पर अभी 8 साल से ये खाते हैं। क्योंकि बच्चों के साथ तो वीडियो कॉल पे बात होती है, तो ऐसे ही होता है। और यहाँ सब हम लोग मिलजुल के रहते हैं, एकदम भाईचारा परिवार जैसा है, इसलिए हमें अलग जैसा लगता ही नहीं है, अकेले ऐसा लगता नहीं। मेरा बच्चा एक अहमदाबाद है और एक अमेरिका है। बच्चों के बिना अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो वो सब इधर रहते हैं ना, और सीनियर सिटीजन रहते हैं तो अच्छा लगता है। बुजुर्गों की ये दिनचर्या यहाँ पिछले 10 सालों से चल रही है। इस अनोखे गांव को निर्मल और तीर्थगम जैसे पुरस्कार भी मिल चुके हैं। खास बात यह है कि पैसों के लिए भी ये अपने बच्चों पर निर्भर नहीं है। कोई नौकरी से रिटायर हुआ है तो किसी के पास खेती बाड़ी है, यानी यहाँ जिंदगी गुलजार है। मेहसाणा से कामिनी आचार्य, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।